हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे नए हैं बच्चों, जाइए नीचे कमेंट करके मैंने पिन कर दिया इस चैप्टर का लिंक। इस चैप्टर का क्या, सभी चैप्टर्स के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप जाइए कमेंट सेक्शन नीचे जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए, आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर एपी आपको शुरू से पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो कमेंट में जाइएगा नीचे मैथ्स वाले सेक्शन में, वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी को दिखेगा, वहाँ लिंक पे क्लिक करिए। तो इसके पहले वाला पार्ट जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एपी क्या होती है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। वो बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं हमको और इन सिचुएशन से हमको लिस्ट ऑफ द नंबर्स निकाल के लेके आने हैं और हमको बताना है कि ये लिस्ट ऑफ द नंबर्स एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं। तो आइए फर्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। कह रहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में शायद कर चुके हो, है ना। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब अगर ये देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया आपको डायग्राम, कोई बंदा ए पॉइंट से चलता है और ये बी पे पहुंचता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, फिर बी और सी के बीच का 1 किलोमीटर, फिर सी और डी के बीच का 1 किलोमीटर। तो शुरू के 1 किलोमीटर के लिए तो फेयर कितना लगता है, ₹15, वो तो फिक्स है ना। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है, ₹15। उसके बाद क्या होता है, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के बाद वो जितने किलोमीटर भी जाएगा, अगर 1 के बाद वो 1 किलोमीटर और जाएगा तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर से 8 रुपीज़ लगने लगता है। यानी कि फेयर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर इज गिवन बाय, हाँ भाई कितना हो जाएगा, मतलब अगर वो टोटल 2 किलोमीटर्स चलता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर हमको बोलना चाहिए, फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर हमको बोलना चाहिए। ठीक है ना। तो ए से कहाँ आ जाएगा वो, सी पे। तो यहाँ ए से बी तक वो फिक्स किराया देता था ₹15 और बी से सी नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो ₹8 और देगा। तो ए से बी तक यानी कि शुरुआत के 2 किलोमीटर यानी कि फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए कितना देगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा, ये ₹23। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉपी में फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स, फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स। हाँ, शुरू के 3 किलोमीटर्स में कितना किराया लग जाएगा उसका, देखो यहाँ से यहाँ तक तो जितना दे चुका है कितना दे चुका है बताओ, ₹23। अब जब वो सी से डी पॉइंट पे जाएगा यानी कि नेक्स्ट 1 किलोमीटर चलेगा, तो भाई नेक्स्ट फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 लगता था ना, नेक्स्ट 1 किलोमीटर चलेगा तो ₹8 लगेगा ना हर किलोमीटर के लिए। तो अगर वो सी से डी पे आएगा, नेक्स्ट 1 किलोमीटर ये चलेगा तो उसको ₹8 और देने पड़ेंगे। यानी कि शुरुआत के 3 किलोमीटर्स के लिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी कि पॉइंट ए से अगर डी आएगा तो उसको 23 + 8 देना पड़ेगा। यानी कि कितना देना पड़ेगा टोटल, 23 + 8 + 3 11 1 जाएगा, तो 2 + 1 3 ₹31 देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ₹, फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर्स कितना देना पड़ेगा उसको, 31 में ऐड कर देंगे कितना हम, ₹8 कितना हो जाएगा, ₹39। तो बताओ ये जो आपको नंबर्स का लिस्ट मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39। ठीक है, तो आपको ये जो नंबर्स मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करके, और वो फिक्स नंबर क्या है, 8 है, इसलिए ये क्या है, एपी का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई कि नहीं। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंस हेयर द टर्म्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस बाय द सेम नंबर 8 हेंस इट इज एन एपी। ओके, तो ये आप कॉपी में अपनी लिखिएगा, लैंग्वेज भी लिखना ज़रूरी है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट 2 है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना, आपको मैं बता रहा हूँ। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो सपोज ये आप पढ़ोगे तो आप आगे चल के जब फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये स्ट्रोक्स में चलता है। कोई इंजन होता है उसमें सिलेंडर होता है तो वो स्ट्रोक्स में चलता है। मतलब आप एक साइकिल में समझ लो वो क्या कहना चाहता है कि एक साइकिल में कितनी एयर रिमूव कर देगा, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। तो सपोज आइए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो समझते हैं। मान लीजिए कि ये देखिए ये सिलेंडर है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इस सिलेंडर का सपोज वॉल्यूम V है और उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी V, लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी V। माना शुरुआत में कितनी एयर है हमारे पास, उसका वॉल्यूम कितना है V, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। तो ये देखिए ये हो गया आपका वॉल्यूम V, करेक्ट। तो हमने यहाँ लिखा शुरुआत में हमारे पास कितना वॉल्यूम है V। अब जब एक साइकिल कंप्लीट होगा इंजन का या जो भी है, 1 स्ट्रोक जब कंप्लीट होगा, ठीक है, तो 1/4 ऑफ द क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए क्या कि व्हेन द पंप रिमूव्स व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। कोई वैक्यूम पंप लगा होगा और वो किसको रिमूव करता है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। तो ध्यान से चेक करिए क्या अभी आपको सिलेंडर में कितना वॉल्यूम दिख रहा है, कितना एयर दिख रहा है V। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कितना रिमेनिंग है इसमें V, बात समझ में? तो हमको क्या करना है, हमको यहां पर नेक्स्ट स्ट्रोक में कितना मिलेगा वो आप देखिए, या नेक्स्ट साइकिल में आपको कितना मिलेगा। क्या करता है ये जो वैक्यूम पंप है ये 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, हाँ रिमूव शब्द आया है यहाँ पे, रिमूव कर देता है कितना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। मतलब कि समझो ना, जितना बचा था ना, कितना बचा था V, इसमें से रिमूव कर देगा किसको, 1/4 ऑफ व्हाट, ऑफ रिमेनिंग। ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं बताओ भाई। जितना था उसमें से रिमूव कर देगा कितना, 1/4। रिमूव करने का मतलब V में से माइनस कर दो किसको, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग को। बात समझ में कि नहीं, ठीक। तो देखिए V माइनस 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, और रिमेनिंग कितना था, V ही तो था शुरू में रिमेनिंग। कोई डाउट है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करिए इसको। V माइनस V इंटू 1, V/4। अब V के नीचे 1 लिया हमने, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 4 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 4। 4 इंटू V, 4V माइनस यहाँ V क्या आ गया, 3V/4 आ गया कि नहीं बताइए। अब यहाँ हम लिख लेते हैं, तो ये 3V/4 आ गया हमारे पास। कोई डाउट है? अब देखिए ये था हमारा फर्स्ट टर्म, वॉल्यूम V था, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या करेगा वैक्यूम पंप, थर्ड थोड़ा सा स्टेप आप देखिए। मतलब अब सिलेंडर में कितना बचा हुआ है, ध्यान दें प्लीज। अब सिलेंडर में कितना बचा हुआ है, हाँ इतना बचा हुआ है। कैसे भाई, V में से कितना हटा दिया, 1/4 ऑफ V, तो कितना बचा 3V/4। तो यहां हमको लिखना पड़ेगा कि इसमें कितना बचा हुआ है, 3V/4। बात समझ में? सेकेंड स्ट्रोक में देखोगे 3V/4 बचेगा। अब थर्ड स्ट्रोक में जाओ तो ध्यान से चेक करो क्या होगा, कितना है इसमें अभी बताओ कितना, मतलब यहाँ पीछे देखोगे ना कितना था 3V/4। तो 3V/4 में से माइनस करेगा क्या, 1/4 ऑफ व्हाट, रिमेनिंग, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है? और रिमेनिंग था कितना, 3V/4 ही था। तो क्या करेंगे, 3V/4 माइनस 1/4 ऑफ का मतलब इनटू रिमेनिंग कितना था, कितना बचा हुआ था 3V/4, करेक्ट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 3V/4 माइनस 3V इंटू 1, 3V, 4 दा क्या होता है 16, करेक्ट। इसको ना मैं थोड़ा सा साइड में लिख लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा फर्स्ट स्ट्रोक में कितना आया था V, सेकेंड में 3V/4, अभी थर्ड में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करो। 14 और 16 का 4 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16 को 4 से डिवाइड लगाओ कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, तो 12V माइनस यहाँ तो 3V हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 12V माइनस 3V, 9V/16। तो थर्ड स्ट्रोक में कितना आपका रिमेनिंग है बताइए, 9V/16, करेक्ट। कोई डाउट है? एक और स्ट्रोक में आपको दिखाता हूँ। तो यानी कि अगर हम आपको यहाँ डायग्राम में दिखाएं तो थर्ड स्ट्रोक में कितना बचा हुआ है 9V/16। कोई डाउट है?
आइए जरा देखते हैं फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ स्ट्रोक में या फोर्थ साइकिल में, जो भी बोलना चाहो आप। हाँ भाई यहाँ पर कितना बचा था 9v/16, तो क्या करेगा वैक्यूम पंप 9v/16 में से माइनस कर देगा क्या 1/4 ऑफ व्हाट ऑफ रिमेनिंग, ठीक, यानी कि 9v/16 माइनस 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, और रिमेनिंग कितना था 9v/16, तो 9v/16। कोई डाउट है बताइए? हाँ, इसको थोड़ा सा अलग रखो। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, करते हैं। 9v/16 माइनस 16 4 जा 64, ठीक, ऊपर कितना है 9v इंटू 1 9v। अब देखो 64 16 का एलसीएम लोगे तो 64 आ जाएगा, और 64 को 16 से डिवाइड लगाओ तो कितना आ जाएगा 4, 9 4 द 36v माइनस 64 को 64 से डिवाइड लगाओ 1 आएगा, 9v इंटू 1 9v, और 36 माइनस 9 कितना होता है ये? हाँ 27 हो जाएगा क्या, है ना? आई थिंक 27 हो जाएगा ना। हाँ 16 और माइनस 9, अरे भाई चेक कर लो, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा ये 27, क्योंकि 27 में अगर हम 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो ये 27v/64 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिल गया, नेक्स्ट टर्म आपको 27v/64 मिल गया, ठीक। तो आप देखो आपके पास कैसा पैटर्न बन रहा है, ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका v, सेकेंड टर्म क्या है आपका 3v/4, थर्ड टर्म क्या है आपका 9v/16, फोर्थ टर्म क्या है आपका 27v/64। अब हम क्या करेंगे, आप क्लियरली देख भी रहे होगे कि एक एपी नहीं है ना, फिर भी इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म्स आए थे आपके पास। अब हम a2 माइनस a1 निकालते हैं, देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। a2 माइनस a1 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा d। तो a2 माइनस a1 करिए, a2 कितना है 3v/4 माइनस a1 कितना है v, माइनस कर लोगे इसको, v के नीचे 1 अज्यूम करोगे, 4 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 3v से मल्टीप्लाई करोगे 3v आएगा, 3v माइनस, अरे सिंपली यार 4 इंटू 1 कर दो नीचे, 1 को 3v से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को v से, वैसे भी आपको ये सब आना चाहिए। 3v माइनस 4v क्या हो जाएगा -v/4, ठीक। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a3 माइनस a2, a3 कितना है, a3 आपका 9v/16 माइनस a2 कितना है 3v/4, तो 3v/4 सॉल्व करते हैं इसको। हाँ भाई 16 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये तो 9v रहेगा सिंपली, क्योंकि 16 को 16 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 9v इंटू 1 9v माइनस, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 16 को 4 से डिवाइड लगाओ 4 आएगा, 4 3 12, तो माइनस 12v कितना आ जाएगा 9v माइनस 12v कितना होता है -3v/में क्या 16, ठीक। अब हमने बस ख़त्म कहानी, चेक करो क्या आ गया, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट a3 माइनस a2। बात समझ में आई कि नहीं, दैट इज व्हाट, दैट इज ak+1 minus ak is not same every time, hence the given terms does not form AP। बात समझ में, कोई डाउट है बताइए, क्योंकि ये -v/4 है -3v/16 है। अच्छा पता है, ध्यान से चेक करो, ये AP नहीं है GP बना रहे हैं, आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अब GP क्या होता है फटाफट देख लो, ऐसे ही शॉर्ट में देखो, जैसे कि मान लो 2 है, 2 को एक फिक्स नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करो, जैसे 4 से कर रहे हो, 2 4 द 8, फिर इसको भी 4 से कर रहे हो, क्या आ रहा है 32, फिर इसको भी 4 से कर रहे हो, ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक फिक्स नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो सीक्वेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, GP बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, वो हमको नहीं पढ़ना है। तो आप ध्यान से चेक करो कि एक फिक्स नंबर है हमारे पास 3/4, देखो v को हमने मल्टीप्लाई किया किससे 3/4 से, तो हमको 3b/4 मिल गया, और इस 3b/4 को अगर आप मल्टीप्लाई करो अगेन किससे, फिक्स नंबर 3/4 से, तो 9v/16 मिल जाएगा आपको। अब इस 9v/16 को फिक्स नंबर क्या है यहाँ पर आपका 3/4, इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा 27v/4, 16 4 द 64 मिल रहा है कि नहीं। तो इस फिक्स नंबर को क्या बोला जाता है, इस फिक्स नंबर को कॉमन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन
रेशियो। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एग्जांपल है, ये एपी का नहीं है, बट हमको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। हम सिंपली ये बता देंगे कि दिस सिंस ये सब हमने लिखा कि a2 - a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 - a2, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। पार्ट 3 पार्ट 1 की तरह है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, कुआं डिग खोदा जा रहा है, कुआं की खुदाई हो रही है। तो ये अगर कुआं है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, फिर ये 2 मीटर, मतलब नेक्स्ट 1 मीटर ये है, तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, तो A से B तक 1 मीटर, B से C तक 1 मीटर, तो A से C तक क्या 2 मीटर। इसी तरीके से C से D तक 3 मीटर। तो शुरुआत के A से B तक यानी कि फर्स्ट मीटर का डिगिंग करने का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹150, वो फिक्स है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर वो फिक्स है, कितना है, वो है आपका ₹150, ठीक है। फिर हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर्स, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर्स। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट 2 मीटर्स का मतलब शुरुआत के 2 मीटर्स, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये शुरुआत के 2 मीटर्स हैं, ये 1 मीटर है A से B तक और B से C तक, तो ये टोटल 2 मीटर्स है। तो फर्स्ट 2 मीटर्स यही तो होगा, ठीक है ना। तो शुरुआत के 2 मीटर्स में कितना खर्चा आ जाएगा, 1 मीटर तो ये फिक्स रहेगा, ठीक है भाई। इसका कितना था A से B तक का ₹150 कॉस्ट, तो A से C तक का कितना आ जाएगा 150 प्लस नेक्स्ट 1 मीटर के लिए, ये तो फिक्स हो गया 150, नेक्स्ट 1 मीटर के लिए कितना है ₹50, तो कितना हो जाएगा ये नेक्स्ट मतलब शुरुआत के फर्स्ट 2 मीटर्स के लिए 150 प्लस 50 यानी कि ₹200, ओके। इसी तरीके से हम लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर्स, शुरुआत के 3 मीटर्स के लिए कितना हो जाएगा बताओ, ये शुरुआत के 2 मीटर्स के लिए प्लस नेक्स्ट 1 मीटर के लिए, तो शुरुआत के 2 मीटर्स का कॉस्ट कितना था 200, तो ₹200 और प्लस ₹50। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आ गया ₹250, बस इतना ही हम करेंगे। फिर हम क्या बोल देंगे, एक और आप करके दिखा सकते हो, ठीक है। कॉस्ट फॉर डिगिंग द फर्स्ट 4 मीटर्स वो कितना हो जाएगा आपका, इसमें 50 और ऐड कर देंगे और कितना आ जाएगा 300, तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि लास्ट में हम लिखेंगे क्लियरली, क्या क्या आ गया आपके पास बताइए, 150, फिर क्या आया 200, फिर क्या आया 250, फिर क्या आया 300, फिर कॉमा लगा के डॉट 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 ऐसे करके छोड़ देंगे। हम बोलेंगे क्लियरली दिस फॉर्म्स AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द ईच टर्म इज इन द सीरीज अबव इज कांस्टेंट एंड इट इज 50, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट बोल रहे द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 1000 है या 10,000 है, ये ₹10,000, ओके। व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest, ध्यान देने रहा, at compound interest at 8% per annum। तो आपने कितना डिपॉजिट किया 10,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर 10,000, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर क्लास 8 में ले चलेंगे। प्रिंसिपल है यहाँ रुपीज़, जो आप पैसा जमा करते हो बैंक में वो क्या होता है, रुपया पैसा जो भी, वो क्या होता है मूलधन होता है आपका, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है वो। और कंपाउंड, और ये रेट कितना दिया हुआ है 8%, ठीक है, पर एनम। तो रेट जो है वो हमको, रेट को हम लोग किससे दिखाते हैं, R से, ठीक है। तो रेट क्या है 8% पर एनम है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा था कि वी नो दैट इफ़ ₹P, अगर ₹P यानी कि प्रिंसिपल P इज डिपॉजिट एट द रेट ऑफ R% देन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर n ईयर्स, ठीक है। अगर आप n ईयर्स के लिए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ठीक है। तो n ईयर्स के लिए अगर आप कोई अपना जो P होता है, P मतलब कोई अमाउंट अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उस पर आफ्टर n ईयर्स आपका जो मनी होता है वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, कितना P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर n, जहाँ पर n क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखोगे 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, ठीक है ना। तो रखिए ज़रा, फर्स्ट ईयर के लिए P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू तो हमेशा 10,000 रहेगी, तो ये हो गया आपका 10,000, ब्रैकेट में 1 प्लस
रेट आर कितना है बताइए, आर है 8%, तो बस आपको आर की वैल्यू 8 लेनी है, ठीक है, 8 अपॉन में 100, ठीक है, ये हो गया, और पावर में क्या लिख देंगे 1, एन की वैल्यू 1 ले ली। अब सेकेंड ईयर पे अगर मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर आप अपना रुपया निकालने जाओगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा एट द रेट ऑफ 8% से, पी की वैल्यू कितनी रखेंगे 10,000, ठीक, और 1 + 8 अपॉन 100 की पावर व्हाट 2। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगर आप जाओगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, पी की जगह हम क्या रखेंगे 10,000 और ब्रैकेट में 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 3 और डॉट 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 इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका A1 है और ये क्या है आपका A2 है और ये क्या है आपका, ये जो निकाला है ये क्या है A3 है, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करो, ये GP बना रहा है, क्या बना रहा है ये GP, कैसे, यहाँ से आप यहाँ कैसे गए, यहाँ से आप यहाँ कैसे गए, आपने इसमें 10,000 इंटू 1 + 8 अपॉन 100 में एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, किससे 1 + 8 अपॉन 100 से, तो 1 + 8 अपॉन 100 इंटू 1 + 8 अपॉन 100 क्या होगा 1 + 8 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। फिर आप इस पूरे टर्म में अगर फिर से किससे मल्टीप्लाई करें 1 + 8 अपॉन 100 से, तो क्या हो जाएगा 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये तो GP बन रही है, AP नहीं बन रही है, बात समझ में आई कि नहीं। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हम दिखाएंगे कि क्या कहानी यहाँ पर चल रही है। इसके लिए हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। चलो करते हैं कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा, A1 जो होगा वो होगा 10,000 इंटू 100 + 8 108 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, A1 इज टू क्या आ जाएगा 108 और 2 0 लगा देंगे। A2 निकालिए, तो A2 इज टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका 10,000 ओके, और 100 + 8 108 और अपॉन में क्या 100। अब देखो ये पूरे पे स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10,000 इंटू ये स्क्वायर 108 को मिलेगा, यानी कि 108 इंटू 108, और ये स्क्वायर 100 को मिलेगा तो 100 इंटू 100 हो जाएगा नीचे 100 इंटू 100। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कटा और यहाँ से ये कटा, 108 इंटू 108 कितना हो जाएगा। अब ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा कितना 10800 आई थिंक, ठीक है 10800, ठीक है। लेट मी चेक इट, कर लेते हैं फटाफट। 108 को मल्टीप्लाई करना है किससे 108 से, तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 8 ऐसे लिख सकते हैं। अभी आराम से हो जाएगा 108 इंटू 100 10800 प्लस 108 इंटू 8 8 जस्ट 64 6 800 + 6 6 8 1 8। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 6 + 0 6 8 + 8 16 1। ये देखिए ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास कितना 1164। लेट मी चेक इट अगेन 10800 और 864, ठीक है। तो 4 और 6 और 16 1, ठीक है 11664 आ जाएगा ये आ गया 11664, ठीक। अब एक और निकाल लेते हैं बस, A3। तो A3 निकालते हैं, A3 कैसे आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 10,000 ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा 108 अपॉन 100 का क्यूब, मतलब 108 इंटू 108 इंटू 108 और डिवाइडेड बाय 100 क्यूब, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, करेक्ट। ये 4 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे ओके, और आपके पास क्या आ जाएगा 108 इंटू 108 कितना आया था हमारे पास 11664 और इंटू 108 फिर से करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कि अगर हम A2 - A1 करें और A3 - A2 करें तो सेम नहीं आएगा। कैसे, A2 - A1, A2 कितना है आपका, A2 कितना है आपका, A2 है
1164, तो 11664, ठीक है। इसमें से माइनस करो A1 को, यानी कि 10800। अगर हम माइनस करेंगे 4 - 0 4, 6 - 0 6, 6 - 16 - 8 8 और 10 - 10 0, यानी कि 864 आ गया। और अगर हम A3 - A2 करें, A3 थर्ड टर्म कितना है, ये है आपके पास थर्ड टर्म 11664 इंटू 108, ये क्या है, ये आपका थर्ड टर्म है। और इसमें से हमको माइनस करना है क्या, सेकेंड टर्म, यानी कि 11664। तो हमने क्या किया, हमने 11664 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 108 - 1, यानी कि 11664 इंटू 107। अब मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा, करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्लियरली आप देख लीजिए क्या कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 864 थोड़ी ना आ जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्लियरली A2 - A1 is not equals to A3 - A2, hence these list of number does not form an AP। ओके, तो बात समझ में आ गई, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स कर लीजिए इसको। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। ओके।